आज हम कपास की गुलाबी सुंडी के साथ उपस्थित हैं। इसको ऑर्डर लेपिडोप्टेरा के गैलेचिडी फैमिली में रखा गया है, जिसको एंटोमोलॉजिकल भाषा में पेक्टिनोफोरा गॉसिपिएला नाम से जानते हैं। इसको गुलाबी बॉडी सलभ, कपास की लाल सुरही, लाल सुंडी, पिंक वॉल वर्म के रूप में भी जाना जाता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन संसार में जहाँ भी कपास मिलती है, यह नाशक कीट मिलता ही है। अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया में पाया जाता है। भारत में यह कपास का सबसे भयंकर नाशक कीट है, जो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में होता है। आकारिकी के हिसाब से इसका प्रौढ़ भूरा रंग का, जो फैलने की स्थिति में पंखों पर 8 से 9 मिलीमीटर का होता है। अग्र पंखों पर काले धब्बे पाए जाते हैं तथा पश्च पंखों के किनारों पर गहरी दरारें होती हैं। श्रृंगिकाएं फीलीफॉर्म सामान्यतया दिखाई पड़ती हैं। लार्वल स्टेज इसका डैमेजिंग स्टेज है। वैसे ईटीएल के हिसाब से 5 से 10% बॉल इन्फेस्टेशन इस कीट का ईटीएल है। जीवन चक्र में यह नाशक कीट शीत ऋतु का समय कोकून के भीतर डिंबक अवस्था में ही बिताता है। डिंब मार्च के अंतिम सप्ताह में ही प्यूपा अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे अप्रैल के प्रथम सप्ताह में वयस्क शलभ निकलते हैं। मानसून के आरंभ में डिंबक प्यूपा अवस्था में बदल जाता है और मध्य जुलाई से मध्य अगस्त तक काफ़ी मात्रा में वयस्क शलभ बाहर निकलते हैं। इनकी मादा चपटे लंबाकार अंडे अकेले या 2 से 20 समूह में देती है। ये अंडे कपास की गोलक पर, पत्तियों पर, फूलों पर व कलिकाओं पर दिए जाते हैं, जो बाद में पीले भूरे तथा उद्भव से पहले गाढ़े भूरे रंग के हो जाते हैं। एक मादा कुल 300 तक अंडे दे सकती है। अंडों से 4 से 25 दिन पश्चात फीके पीले रंग का कैटरपिलर निकलता है। यह लगभग 10 मिलीमीटर लंबा हो जाता है। इसकी शरीर गुलाबी, सिर भूरा व शरीर के पार्श्व में 2 ग्रे रंग की धारियां पाई जाती हैं। 10 से 29 दिन में डिंबक की पूर्ण वृद्धि हो जाती है। कभी कभी सर्दियों के कारण डिंबक अवस्था 2 वर्ष की भी हो सकती है, जिसको दीर्घ जीवन काल के रूप में जाना जाता है, जो 2 सीड्स को आपस में जोड़कर ये घुस जाती है उसी में सुंडी, और इस तरह से इसको डबल सीड के रूप में जाना जाता है। अब कुछ कैटरपिलर एक सिल्की कोकून में भूमि या पर या गिरी हुई पत्तियों में प्यूपा अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। प्यूपा से 7 दिन के पश्चात वयस्क शलभ निकलते हैं। जो होने वाली जो हानि इसकी है, संक्रमित कपास से बिनौला कपास के बीज की बहुत कम मात्रा ही प्राप्त हो पाती है। इससे बहुत कम तेल निकलता है तथा कपास की धागा बनाने की क्षमता भी घट जाती है। इस नाशक कीट के आक्रमण के कारण फल बनाने वाले भाग विशेष रूप से झड़ जाते हैं।
नियंत्रण के उपायों में या प्रबंधन में बोने के पहले बीजों को सूर्य की रोशनी में सुखा लेना चाहिए। इसके लिए बीजों को मई जून की गर्मी में 3 से 5 घंटे तक रखना चाहिए, जिससे सुसुप्तावस्था में पड़े डिंबक नष्ट हो जाएं। संक्रमित गोलकों को इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। इस कीट के आक्रमण वाले भागों में कपास की फसलों की पेड़ी नहीं छोड़नी चाहिए। संक्रमित क्षेत्रों में पानी भरकर जोत देना चाहिए, जिससे खेतों में सुसुप्तावस्था में पड़े कैटरपिलर नष्ट हो जाएं। संक्रमित खेतों में कपास की फसल काटने के बाद कोई रबी की फसल जैसे गेहूं है, मटर है आदि को बो देना उपयुक्त रहता है। साइमन कपास बीज हीटर में कपास के बीजों को बोने से पूर्व 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म करना चाहिए, जिससे सुसुप्तावस्था में पड़े कैटरपिलर नष्ट हो जाएं। प्रति 100 किलो बीज के लिए 5 घन सेंटीमीटर कार्बन डाइसल्फाइड या मिथाइल ब्रोमाइड की दर से धूम्रन करना भी ठीक रहता है। बिनौले के रद्दी अवशेषों को जीन ट्रेस नष्ट करने के लिए कपास के बीज अलग करने वाली बैक्टीरिया में धूम्रन करना भी अति उत्तम रहता है। इस कीट में जो जैविक नियंत्रण है वो भी काफ़ी कुछ कारगर है, जिसमें ट्राइफ्लेप्स पेक्टिनोफोरा अंडे के लिए, माइक्रोब्रेकान लिफ्राय सुंडी के लिए और ब्रेकान केचुरी सुंडी के लिए, चिलोनमस स्पीसीज सुंडी के लिए, उसके अलावा एफेंटेलिस पेक्टिनोफोरा भी सुंडी के लिए उपयुक्त हैं। केमिकल कंट्रोल में हम इस नाशक कीट की आबादी नियंत्रण में रखने के लिए अगस्त सितंबर माह में 15 दिन के अंतराल से 0.1% कार्बरिल या 0.05 एंडोसल्फान का छिड़काव करना भी अति उत्तम रहता है। तो इस प्रकार से हम आज एक विशेष कीट जो कपास का है की जानकारी के साथ उपस्थित है। हमें उम्मीद है कि आपको ये कीट की जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।